हेलो एवरीवन, मैं राहुल राजा आप सबों का स्वागत करता हूं एलपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोगों ने बायोलॉजी सीरीज स्टार्ट करा है। ठीक है, बायोलॉजी में पिछली क्लास में हम लोगों ने हार्ट से स्टार्ट करा था। हार्ट का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हार्ट के बेसिक फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब उसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हार्ट में, जैसे एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। जैसे मानव का हार्ट है, इस कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर्स होता है, 3 4। ठीक है, ऊपर के दोनों चैम्बर को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊपर के दोनों चैम्बर को आलिंद बोलते हैं और नीचे के दोनों चैम्बर को निलय बोलते हैं। यानी इसको क्या बोलते हैं? एट्रियम, और इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? वॉल्व के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और साथ में ये भी पढ़ रहे थे कि जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो देखिए, जिधर आपका बायां हाथ हो उधर दायां लिखेंगे, राइट लिखेंगे। लेफ्ट हैंड के साइड आप राइट लिखेंगे। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे? राइट, और राइट हैंड के साइड आप क्या लिखेंगे? लेफ्ट। तो ये क्या हो गया? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था दायां आलिंद को दायां निलय से जो जोड़ता है, यानी ब्लड का जो फ्लो इस दिशा से इधर होता है, उसको क्या बोलते हैं? त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्विवल्नी कपाट। द्विवल्नी कपाट यानी बाइकस्पिड वॉल्व। इसी का दूसरा नाम मिट्रल वॉल्व भी है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। मिट्रल वॉल्व यानी इधर से इधर ब्लड किसके सहायता से आता है? ये। ठीक है, इतना जाने थे। इसके आगे हम लोगों ने हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था, मतलब कुछ इस तरीके से। ये बीच वाला जो वॉल है इसको क्या बोलते हैं? विभाजिका यानी सेप्टम। ये क्या करता है? अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त से मिलने से रोकता है। यानी इधर जो सर्कुलेट होता है वो शुद्ध रक्त, इधर अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त की ओर नहीं आने देता है, मिक्सअप नहीं होने देता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इसके साथ में हम लोगों ने क्या देखा था? एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये क्या है? लंग्स, और ये ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन किसका बना हुआ होता है? कोशिकाओं का, सेल्स का बना हुआ होता है। और सेल को जीवित रहने के लिए, सेल को अपना मेंटेन करने के लिए, अपना सेल को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए होता है। और सेल ऊर्जा कैसे बनाता है? इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सेल ऊर्जा कैसे बनाता है? ये मान लीजिए क्या है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सेल, कोशिका। तो कोशिका क्या लेता है? ग्लूकोज लेता है। यानी हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना किस में टूटता है? पेट में, ग्लूकोज में। और साथ में ये क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। फिर ये क्या बनाता है? ऊर्जा यानी एनर्जी। और क्या बनाता है? एक बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O। ठीक है, और ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्लूकोज या ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों हर एक कोशिकाओं तक किसके मदद से पहुंचता है? रुधिर के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। और ये सब जो बना कार्बन डाइऑक्साइड, जल या कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर कैसे निकलता है? तो कोशिका जो CO2 छोड़ता है वो ब्लड में चला जाता है, फिर ब्लड के माध्यम से वो लंग्स में आता है, और लंग्स से जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ये बाहर चला जाता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, यानी कोशिका को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का रिचार्ज का काम कौन करता है? लंग्स करता है। लंग्स में ही हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना। तो ये किस तरीके से जुड़ा रहता है? जो स्ट्रक्चर्स हम लोग कल पढ़ चुके हैं, लंग्स से। लंग्स से ब्लड कहाँ आता है? बायां आलिंद में। ठीक है, बायां आलिंद में। फिर बायां आलिंद से ब्लड कहाँ चला जाता है? बायां निलय में। ठीक है, फिर बायां निलय से ब्लड निकलता है और कहाँ जाता है? ऑर्गन के पास, यानी ऑर्गन मतलब कोशिकाओं के पास जाता है। तो इसमें क्या होता है? लंग्स से जब ब्लड निकलता है तो क्या लेके निकलता है? ऑक्सीजन भर के निकलता है अपने। ठीक है, तो इधर वाले ब्लड में वही ब्लड आ रहा है, तो इधर के ब्लड में क्या चीज़ की प्रचुरता होगी, अधिकता होगी? ऑक्सीजन की। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन की अधिकता हो उसको शुद्ध रक्त बोलते हैं। ठीक है, शुद्ध रक्त। जब ब्लड आया
ऑक्सीजन लेके अब गया ऑर्गन के पास। ऑर्गन में क्या है? सेल। सेल क्या करता है? इस ऑक्सीजन को यूज कर लेता है और कन्वर्ट किस में कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो जब ऑर्गन से अब ब्लड निकलेगा तो ये इसमें क्या चीज़ ज़्यादा होगा? इसमें क्या ज़्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन को कोशिका यूज कर चुका है और किस में बदल गया? कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, फिर कहाँ आ गया ब्लड? दायां आलिंद में। ठीक है, फिर दायां आलिंद से दायां निलय में आएगा त्रिवलनी कपाट के माध्यम से, फिर वो यहां से निकलेगा। अभी ब्लड में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भर चुका है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के लिए लंग्स में आएगा। लंग्स से जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इधर वाले में क्या हमको मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिल रहा है ना? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। जब लंग्स में जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगा और ऑक्सीजन फिर से लिया जाएगा। तो इस इधर वाले इसमें क्या ज़्यादा हो जा रहा है? ऑक्सीजन की प्रचुरता। ठीक है, इधर क्या हो जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता। ठीक है, तो इधर जिसमें वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है वो प्योर ब्लड, शुद्ध रुधिर कहलाता है, और जिधर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वो अशुद्ध रुधिर कहलाता है। ठीक है, तो इस साइड के ब्लड को हम लोग लिख देंगे क्या? शुद्ध रुधिर। ठीक है, शुद्ध रुधिर, शुद्ध रक्त। ठीक है, शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड। और इधर क्या लिखेंगे हम लोग? इधर क्या लिखेंगे? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त यानी इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इम्प्योर ब्लड। तो ये, और हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा था, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्लड का, रुधिर का दोहरा परिसंचरण हो रहा है। परिसंचरण मतलब 2 चक्र पूरा कर रहा है, एक चक्र ये, दूसरा चक्र ये, तो इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त का दोहरा परिसंचरण। ठीक है, रक्त का दोहरा परिसंचरण। तो इसको लिख लेते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का दोहरा परिसंचरण। ठीक है, इसी को बोलते हैं डबल साइकिल जो बनता है। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। इतना तो हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। ठीक है, अभी देखिए एक चीज़ समझते हैं हम लोग। ये है हमारा क्या? हार्ट है, यानी हृदय है। देखिए हृदय, हृदय में देखिए, हृदय में देखिए क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, संकुचन दाब, अनुशीलन दाब जनरेट होता है, जिसकी वजह से ब्लड पंप कर पाता है। ठीक है, हार्ट। ठीक है, तो ये जनरेट कैसे होता है, यानी ये होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे पहले। या उससे पहले हम लोग ये भी जानना चाहेंगे, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जिस वेसल के द्वारा, जिस नलिका के द्वारा ब्लड यानी रुधिर हृदय में आता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, और जिस नलिका, मतलब इस नलिका को क्या बोलेंगे, इस नलिका को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए 2 केस में, इसमें देखिएगा क्या हो रहा है, इसमें ब्लड हृदय के अंदर आ रहा है। ठीक है, हृदय क्या है? एक तरह का मोटर, और मोटर क्या करता है? प्रेशर जनरेट करने का काम करता है, प्रेशर बढ़ाने का काम करता है, मतलब दाब को बढ़ाता है। तो यहाँ पे ब्लड कहाँ आ रहा है? हृदय में आ रहा है, तो कम दाब के साथ आ रहा होगा। अब हृदय को पूरे शरीर में ब्लड को पहुँचाना है, तो ऑब्वियसली दाब बढ़ाना होगा, प्रेशर को बढ़ाना होगा। तो इधर वाले इसमें थोड़ा कम ब्लड प्रेशर कम होगा ब्लड का, इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर इसमें ये फिर कहाँ जा रहा है? हृदय के अंदर जा रहा है, तो फिर इसमें लो प्रेशर होगा, और यहाँ से फिर हृदय से बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें प्रेशर फिर ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो हमें ये जानना है कि किस नलिका के द्वारा रुधिर हृदय में आता है और किस नलिका के द्वारा रुधिर हृदय से बाहर जाता है। ठीक है, तो देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं।
जिस नलिका के द्वारा रुधिर हृदय में आता है उसे शिरा बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? शिरा यानी वेन। और हार्ट से प्रेशर बढ़ाने के बाद यानी जब दाब बढ़ जाता है तो जिस वेसल के द्वारा, जिस नलिका के द्वारा ब्लड निकलता है बाहर, उसे बोलते हैं क्या? धमनी। धमनी यानी क्या बोलेंगे? आर्टरी। अभी आपको पता है कि ब्लड जब हृदय में आ रहा है तो कम प्रेशर में आता है और जब निकलता है तो ज़्यादा प्रेशर में निकलता है, तो दाब इधर ज़्यादा होगा, इधर वाले में कम होता है, ठीक है। तो इसलिए आर्टरी के बारे में बोला जाता है आर्टरी थिक वॉल्ड होता है, यानी आर्टरी की दीवारें जो होती है, आर्टरी वेसल जो है उसकी दीवारें थोड़ी मोटी होती है और इसकी कम होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर है। अब ज़्यादा प्रेशर का लिक्विड को फ्लो कराना है तो क्या होगा? तो आपको जो पाइप जिसमें आप फ्लो कराएंगे उसको थिक बनाना होगा, नहीं तो पाइप फट सकता है। तो मतलब समझिए कि शिरा के तुलना में धमनी थिक वॉल्ड होता है, यानी थोड़ी मोटी होती है इसकी दीवारें, ठीक है। यानी ये दे दिए, तो ये क्या हो गया? थिन वॉल यानी पतली दीवारें इसकी होती है, और ये क्या हो जाएगा? थिक वॉल, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, धमनी क्या हो गया? हृदय से जिस नलिका के द्वारा बाहर निकलता है, और शिरा जिस नलिका के द्वारा हृदय में ब्लड आता है। सामान्य तौर पर देखिए, इसमें सामान्य तौर पर शिरा में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, इम्प्योर ब्लड का परिवहन होता है। जनरली सामान्यतः इसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है सामान्यतः, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो भी हम लोग सब समझेंगे, इसको रटना नहीं होगा आपको। एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? फुफ्फुस शिरा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? पल्मोनरी वेन, ठीक है। उसी तरीके से सामान्यतः आर्टरी में यानी धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। क्या होता है? शुद्ध रक्त का परिवहन। तो इसमें लिख लीजिए सामान्यतः इसमें शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड का, इसमें इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसमें प्योर ब्लड सर्कुलेशन होता है। सामान्यतः इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसका? इसका भी एक्सेप्शन क्या है? फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी। अभी हम लोग डायग्राम से ये समझ जाएंगे क्यों पल्मोनरी आर्टरी। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा, हृदय से जब ब्लड निकलता है तो हाई प्रेशर में निकलता है, तो वो धमनी से निकलता है, और हृदय में जब आता है वो लो प्रेशर में रहता है, तो वो शिरा से आता है। अभी यहाँ देखते हैं, हृदय से ब्लड बाहर निकल रहा है, ठीक है, हृदय से ब्लड बाहर निकल रहा है। अभी ये सब चीज़ों को हटा देते हैं ताकि अपने काम की बातें समझ आए। इसमें क्या बह रहा है? ऑक्सीजन है। इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? हृदय से ब्लड बाहर निकल रहा है, तो हृदय से ब्लड किससे बाहर निकलता है? धमनी से। तो ये क्या हो गया? धमनी, ठीक है, धमनी से निकला होगा। अभी हृदय में यहाँ ब्लड आ रहा है, आता किससे ब्लड? तो ये क्या हो जाएगा? शिरा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे इसमें इधर आते हैं। इसमें यहाँ पे किस चीज़ की मात्रा दिखता है? CO2 की, ठीक है। अभी फिर देखिए यहाँ पे ऑर्गन से ब्लड कहाँ जा रहा है? हृदय में, हृदय में आ रहा है, तो किससे आ रहा होगा? शिरा से, ठीक है। और यहाँ पर
हृदय से ब्लड निकल रहा है, लंग्स में जा रहा है, हृदय से निकल रहा है, हाई प्रेशर में निकलेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, धमनी। ठीक है, धमनी। तो देखिए सिरा से आया, धमनी से निकला, फिर सिरा से अंदर आया और धमनी से निकला। ठीक है, देखिए एक बात और आप टर्म समझिए, जनरल टर्म, जहाँ जहाँ लंग्स जुड़ा होता है तो वहाँ पे पल्मो वर्ड जुड़ जाता है, पल्मो या फुफ्फुस जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर लंग्स से जुड़ा बात आएगा तो वहाँ पर जोड़ देंगे क्या हम लोग, लंग्स से जुड़ा पल्मो वर्ड, पल्मोनरी, पल्मोनरी या फिर फुफ्फुस। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, लंग्स से ब्लड आ रहा है तो सिरा है, तो कौन सा सिरा, फुफ्फुस सिरा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फुफ्फुस सिरा, यानी इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ये लंग से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, लंग से जहाँ जुड़ाएगा वर्ड क्या जुड़ जाएगा, पल्मोनरी या फिर हिंदी में फुफ्फुस। तो देखिए धमनी है, ठीक है, तो ये कौन सा धमनी हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, कौन सा धमनी हो जाएगा, ये फुफ्फुस धमनी, या फिर इसको बोलेंगे क्या, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो एक बात आप यहाँ देखिए, यहाँ जो सिरा है फुफ्फुस सिरा, इस ये आ कहाँ से रहा है, लंग्स से हृदय में आ रहा है। ठीक है, लंग्स से हृदय में आ रहा है, तो ये क्या लेके आ रहा है, ऑक्सीजन लेके आ रहा है। जब ऑक्सीजन ब्लड में हो, प्रचुरता में हो, तो वो क्या हो जाता है, शुद्ध रक्त हो जाता है। तो इस वजह से पल्मोनरी सिरा में क्या हो रहा है, फुफ्फुस सिरा में क्या हो रहा है, शुद्ध रक्त का परिवहन। सामान्यतः सिरा में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। पल्मोनरी सिरा एक ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, जो कि हम लोगों ने उधर लिखा भी है। ठीक है, और यहाँ पर है धमनी। देखिए यहाँ ब्लड जो हृदय से निकल रहा है, ये धमनी आगे जाके ब्रांचिंग हो जाता है, तो ये सबसे मेन धमनी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, धमनी नहीं, इसको बोलेंगे महाधमनी, महाधमनी। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, महाशिरा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिरा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हृदय में जा रहा है। ठीक है, तो इधर एक्सेप्ट, और एक और देख लीजिए फुफ्फुस धमनी। ठीक है, हृदय से निकल रहा है, यहाँ हृदय से निकल रहा है, लंग्स में जा रहा है। ठीक है, लेकिन इधर वाले इस धमनी में किस चीज़ की प्रचुरता ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता जब ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध रक्त हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध रक्त। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। ठीक है, एक्सेप्शन, अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। सामान्यतः धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त का परिवहन। एक एक्सेप्शन यहाँ हो गया, दूसरा एक्सेप्शन वो रहा है। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। बाकी हम लोगों ने ये सब चीज़ें देख ली। ठीक है, चलिए थोड़ा अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए हम लोगों ने कल कपाट के बारे में पढ़ा था, त्रिबलनी कपाट, दो कपाट यानी दो वॉल्व के बारे में पढ़े। दो और वॉल्व होता है, उसका भी नाम लिख ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ये ब्लड सेप्टम हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। ये क्या है, द्विवल्नी, नेमिंग कर देते हैं इसे। अच्छा देखिए, इससे ब्लड यहाँ आता है, ये 1 नंबर का कर दिए, इसे ये 2 नंबर कर दिए। ठीक है, जब ब्लड यहाँ आ जाता है तो फिर किधर निकलता है, इधर बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक वॉल्व होगा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं। और फिर एक और बार देखते हैं कि जब ऑर्गन से होता है तो कहाँ आ जाता है वो, देखिए दायां आलिंद में आ जाता है, दायां आलिंद से दायां निलय में। तो त्रिवल्नी कपाट से दायां निलय में आ गया, सॉरी दायां निलय में आ चुका है। अभी इससे फिर ब्लड कहाँ निकलेगा,
बाहर निकलेगा। तो यहाँ यानी यहाँ भी एक वॉल्व होगा, ठीक है, जो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करेगा। वॉल्व क्या करता है? ब्लड के रुधिर के फ्लो को कंट्रोल करता है कि कब निकलने देना है, कब रोकना है, ठीक है, यही कंट्रोल करता है। तो ये भी एक कपाट होगा। तो चारों का नाम एक बार लिख लेते हैं। एक नंबर इसको हम लोग लिख चुके हैं, ये क्या हो गया? द्विवल्नी कपाट, जिसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, दूसरा जो ये है इसको त्रिवल्नी कपाट बोलते हैं, त्रिवल्नी कपाट यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब आगे 3 और 4 नंबर पे देखिए, एक वॉल्व यहाँ पर है, दूसरा वॉल्व यहाँ पर है, इसको कौन सा वॉल्व बोलते हैं? इसको बोलते हैं महाधमनी कपाट, महाधमनी कपाट यानी एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। चौथा यहां पे हो जाएगा क्या? फुफ्फुस कपाट, इसको मतलब पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। देखिए, महाधमनी कपाट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से निकलता क्या है? महाधमनी निकलता है, तो महाधमनी से जो कपाट जुड़ा है, महाधमनी कपाट। दूसरा इसका नाम क्या है? फुफ्फुस कपाट। क्यों फुफ्फुस कपाट? क्योंकि इस कपाट के द्वारा रुधिर कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। और क्या लिखे थे हम लोग? लंग्स से जहाँ जो टर्मिनोलॉजी जुड़ जाता है वो पल्मोनरी और फुफ्फुस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वॉल्व का नाम क्या हो गया? फुफ्फुस का कपाट या पल्मोनरी वॉल्व। ये 4 वॉल्व के बारे में हम लोगों को पढ़ना रहता है, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए इसका मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे तो, अगर हृदय ये मान लीजिए, अगर हृदय ये है, ठीक है, ऊपर जब ब्लड आता है हृदय के अंदर में, तो इस पोर्शन से फिर ब्लड पुश यहाँ कर दिया जाता है। तो जब ये प्रेशर दबता है, ये सेक्शन ऊपर का सेक्शन यानी आलिंद में संकुचन हुआ है, आलिंद कम हुआ है, जब तो क्या हुआ? आलिंद के अंदर का जगह कम हुआ, आयतन कम हुआ। जैसे ही आयतन कम होता है तो दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ा तो दाब बढ़ने से क्या होता है? ये दोनों वॉल्व यानी त्रिवल्नी कपाट और द्विवल्नी कपाट खुलता है। खुलने की वजह से ब्लड यहाँ इस दोनों आलिंद से दोनों निलय में चला जाता है। उस समय जब ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा होता है तो ये दोनों कपाट बंद होता है, ठीक है, ये दोनों कपाट बंद होता है। उसके बाद क्या होता है? जब ये मतलब सिकुड़ा, नीचे ब्लड आ गया, फिर ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे जाता है, फिर नीचे वाला निलय सिकुड़ता है, ठीक है। निलय नीचे वाला जब सिकुड़ता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। हाई प्रेशर जनरेट हो, जैसे यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है उस समय ये दोनों कपाट स्वतः बंद हो जाता है, ठीक है, ताकि ब्लड वापस ऊपर ना चला जाए। ये दोनों कपाट बंद हो जाता है और ये दोनों कपाट खुल जाता है ताकि ब्लड हाई प्रेशर के साथ बाहर निकल पाए, ठीक है। यानी पहले इनमें यहाँ से ब्लड यहाँ आता है, यानी ये जब प्रेस होता है तो नीचे आया इन दोनों कपाट के माध्यम से, फिर जब नीचे वाला पोर्शन प्रेस होता है तो ये दोनों कपाट बंद हो जाता है और ये दोनों खुल जाता है, इसके माध्यम से ब्लड बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसका यही मैकेनिज्म है चारों का, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा कुछ और जानकारियाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। आइए, जैसे और को एक दो बातें और देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये देख लीजिए, ये गर्भ है, क्या है? गर्भ, माँ का गर्भ, ठीक है। अभी ह्यूमन के बारे में लोग बात करते हैं, देखिए माँ का गर्भ, तो ये जो बेबी होता है, फीटस जिसको भ्रूण बोलते हैं, ये किससे माँ के गर्भ से जुड़ा हुआ रहता है? गर्भनाल से, ठीक है, जो जन्म के बाद इसको काट दिया जाता है, ठीक है, गर्भनाल, यानी इसको क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। और बच्चे के चारों तरफ जो सुरक्षा वाला लेयर, सुरक्षा प्रदान करने वाला लेयर जो होता है, ये क्या होता है? प्लेसेंटा यानी गर्भ झिल्ली, ठीक है।
पहला तो आपसे ये पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में मनुष्य का गर्भकाल गेस्टेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? गेस्टेशन पीरियड, जितने समय तक शिशु माँ के गर्भ में रहता है उस पीरियड क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, गर्भकाल बोलते हैं। गेस्टेशन पीरियड यानी गर्भकाल। तो मनुष्य का गर्भकाल कितना होता है? ह्यूमन के केस में 9 महीने का होता है, ठीक है, 9 महीने का। तो वैसे ही पूछा जाता है हाथी का गर्भकाल कितना होता है या चूहे का कितना होता है। अक्सर रेलवे के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ कुछ प्रमुख जीवों के बारे में लिख लेंगे कि जिसका गर्भकाल कितने कितने दिनों का होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये लिख क्यों रहे हैं यहाँ पे, पता है हम लोग हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं। और जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है यानी माँ के गर्भ में होता है तो हृदय ही एक पहला ऐसा ऑर्गन है जो सबसे पहले काम करना शुरू करता है। तो एक पॉइंट भी लिख लेंगे, हार्ट क्या है? हार्ट, हृदय जो है पहला फंक्शनल ऑर्गन है, यानी सबसे कोई ऐसा अंग जो सबसे पहले काम करना शुरू करता है। फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इन बेबी, या बेबी या फीटस भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी पहला सबसे पहले कौन सा अंग काम करना शुरू करता है? वो हृदय होता है, ठीक है। चलिए अब कुछ जानवरों का नाम लिख लेते हैं हम लोग। मनुष्य जानवर जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है तो उसका गर्भकाल पूछा जाता है, ठीक है। चलिए एक लिस्ट लिख लेते हैं हम लोग। जैसे ह्यूमन, मनुष्य, काव, बफेलो का यानी भैंस का, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, या फिर साथ में चूहे का, रैट का। उसके बाद आपको पूछा जाता है व्हेल का, ठीक है। चलिए ये लिखते चलते हैं हम लोग। मनुष्य का कितना हो जाता है? 9 महीना 270 दिन लिख सकते हैं हम लोग, 9 मंथ्स, ठीक है। और गाय का कितना होता है? गाय का लगभग 310 के दिन के सॉरी गाय का लगभग मनुष्य के बराबर ही होता है, 280 दिन के आसपास होता है, 280 दिन। गाय का मनुष्य से मतलब 10-12 दिन ज़्यादा का पीरियड होता है, यानी 10 माह पूरा होने से पहले ही इसका गर्भकाल पूरा हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसका? बफेलो का। बफेलो का कब कितना, यानी भैंस का कितना दिन होता है? ये 10 माह से इसका ज़्यादा ही होता है, यानी 310 से 315 दिन के आसपास रहता है गर्भावस्था, ठीक है। उसके बाद हाथी का। हाथी का कितना होता है? इसका हाथी का तकरीबन 22 महीने, ठीक है, लगभग 2 साल पूरा हो जाता है, यानी 22 महीने, ठीक है, 22 महीने। और वैसे चूहा का तो 1 महीना भी नहीं होता है, 22 दिन के आसपास ही होता है, यानी 20-22 दिन, ठीक है, 22 दिन। वैसे ही व्हेल मछली का हो जाता है 10 से 18 माह, 10 to 18 मंथ्स। व्हेल की बहुत सी प्रजातियां होती है, ठीक है, बहुत सी प्रजाति, ब्लू व्हेल, बहुत सा मतलब, तो हर का पीरियड अलग अलग होता है। तो व्हेल का जनरली क्या लिखा जाएगा? 10 से 18 महीना, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे किसके बारे में? चलिए जिराफ के बारे में भी लिख लेते हैं, जिराफ के बारे में, ठीक है। जिराफ कुत्ते के बारे में लिख लेंगे। जिराफ का कितना लगभग ये होता है 15 मंथ के आसपास, 15 मंथ्स। वैसे डॉग का देखा जाए तो ये तकरीबन 60 दिन यानी 2 मंथ के लगभग होता है, ठीक है, 2 मंथ्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे रटने चले जाएं तो बहुत से जीव हैं, सब तो रटते ही चले जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अक्सर पूछा जाता है, जो एग्जाम पॉइंट के व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेते हैं, ठीक है। अक्सर ये देखा जाता है जीव जितना बड़ा होता है उसका गर्भकाल उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे चूहा देखिए कितना छोटा हो जाता है तो उसका गर्भकाल भी बहुत छोटा होता है। कुत्ता उससे थोड़ा बड़ा है लेकिन मनुष्य से छोटा, तो इसका मनुष्य से कम है। अभी आप हाथी की बात कर लीजिए या व्हेल की बात कर लीजिए, मनुष्य की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, गर्भकाल भी इनका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है।
तो अगर इतना हो गया है तो अभी इसको मिटाते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। अभी एक छोटा सा टॉपिक है, फैक्चुअल टॉपिक है, उसको खत्म कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। तो हृदय प्रत्यारोपण के बारे में, हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ठीक है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये पूछा जाता है। कभी कभी कुछ एग्जाम्स में तो ये भी पूछ दिया जाता है कि जब हुआ पहली बार तो कौन से देश में हुआ और कौन से डॉक्टर के द्वारा किया गया था, ठीक है। कभी और इंडिया के लिहाज से पूछा जाए तो इंडिया में पहली बार कब हुआ था, कौन से हॉस्पिटल में हुआ था, या कौन से जगह पे हुआ था, कौन से डॉक्टर के द्वारा किया गया था, वर्ष क्या था, ये सब चीज़ें, ठीक है। फैक्चुअल इंपॉर्टेंट है, आपको देखा हुआ रहेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। तो पहली बार ये कब हुआ था, पहली बार ये हुआ था 3 दिसंबर। फर्स्ट टाइम कब हुआ था, प्रथम बार फर्स्ट टाइम ये हुआ था 3 दिसंबर 1967 को, ठीक है। 3 दिसंबर 1967 को हुआ। कहाँ था ये हुआ था साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में पहली बार, ठीक है। साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में, केप टाउन में। और डॉक्टर का नाम क्या था, डॉक्टर का नाम था सी बर्नार्ड, ठीक है ना, सी क्रिश्चियन बर्नार्ड नाम था उनका, बर्नार्ड, ठीक है। फिर इंडिया में, अगर इंडिया का पूछा जाए, इंडिया में कब हुआ था पहली बार, देखिए इंडिया में पहले क्या था, इंडिया में पहले हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वगैरह अवैध माना जाता था, ये क्रिमिनल एक्ट था। इस वजह से इंडिया में काफ़ी सालों के बाद इसको परमिशन मिला ये सब चीज़ों को, ऑर्गन को मतलब ट्रांसप्लांटेशन करने का, ठीक है। पहले ये मतलब ब्लैक मार्केट का हिस्सा हुआ करता था, छुप करके, मतलब खुलेआम ये सब नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि इसको गैर कानूनी समझा जाता था, ठीक है। तो आप पुरानी मूवीज़ में भी देखते होंगे कि ऑर्गन की तस्करी के बाद, ऑर्गन की तस्करी पे बेस्ड बहुत सा सीन हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अभी के मूवीज़ में आप नहीं देखेंगे ये सब चीज़ें ज़्यादा, क्योंकि उसमें मना ही था। अभी ये चालू हो चुका है, यानी सरकार के द्वारा परमिशन दे दिया गया है, ठीक है। तो इंडिया में पहली बार कब हुआ था, फर्स्ट टाइम कब हुआ था ये, 3 अगस्त 1994 को, 3 अगस्त 1994 को। कहाँ हुआ था, एम्स में, एम्स नई दिल्ली में, एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। और जो डॉक्टर जिन्होंने ये ऑपरेशन करा था उसका नाम क्या था, उनका नाम था डॉक्टर वेणुगोपाल, ठीक है, वेणुगोपाल। तो देखिए कितने सालों के बाद हुआ, पहली बार 1967 में ही हो चुका था साउथ अफ्रीका में, इंडिया में होने में 1994 में हुआ। तो क्यों, इसका रीज़न यही था कि इंडिया में मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये सब इलीगल काम हुआ करता था, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं, इतना ही काफ़ी हो गया, ठीक है ना। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे, 1-2 हार्डली 2 लेक्चर और लगेगा हृदय को कंप्लीट करने में, ठीक है। थोड़ा और इसका मैकेनिज्म्स वगैरह पढ़ना है, यानी धड़कनों के बारे में पढ़ना है, धड़कन को किससे नापते हैं, धड़कन जो बढ़ जाता है, अचानक आप कुछ देखते हैं या कुछ सुनते हैं, कोई न्यूज़ सुनते हैं, आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, तो क्यों तेज़ हो जाता है, कौन सा हार्मोन इसको ये मतलब स्टिमुलेट करता है आपके हार्ट बीट को बढ़ाने में, ठीक है, ये पढ़ेंगे। या सामान्य तौर पर वृद्धावस्था में क्यों हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, धड़कन तेज़ हो जाता है, या ब्लड प्रेशर लो हो जाता है किसी का, या ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इन चीज़ों के पीछे रीजन क्या होता है, या ब्लड प्रेशर होता ही क्या है, इन चीज़ों को हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे प्रमोट करें, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।
थैंक यू, आज यही रोकते हैं।